नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ अफ्रीका, पार्टिकुलरली अफ्रीका महाद्वीप और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। अफ्रीका में बहुत ही भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है खनिज संसाधन से भरपूर है ये महाद्वीप। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं आ पाई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का नहीं हो पाया है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, उसको निकाल सके। मतलब अपना देश को चलाने के लिए ही शायद यहाँ की सरकारों के पास पैसा नहीं है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या निकालेगी और क्या उससे तैयारी करेगी। इसलिए वो चाहती हैं कि कोई बाहर की देश की कंपनियां हमारे देश में आएँ, हमारे यहाँ के जो खनिज संसाधन हैं उसको निकाले, उसकी प्रोसेसिंग करे, इसके बाद उससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व है, डोमिनेंस है अफ्रीका में, वो चाइना का। चाइना यहाँ से रॉ मटेरियल निकालता है और अपने देश में लाता है और अपने देश में ही प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद उसके प्रोडक्ट तैयार करेगा। मतलब वैल्यू एडिशन वो चाइना में करता है। आज के टाइम में चाइना की इस डोमिनेंस का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। पहले नंबर की बात तो ये है, अफ्रीका चाहता है कि यहाँ का जो कच्चा मटेरियल है इसको हमारे देश में ही कंपनी बना करके, मतलब बाहर की कंपनियां यहाँ पर आएगी, अपना प्लांट स्थापित करेगी, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर काम करेंगे, सीखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और प्रोसेसिंग भी यहीं होगी, फाइनल प्रोडक्ट भी यहीं पर बनेगा और हम यहाँ से उस चीज़ को बाहर बेचेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, चिप्स बनाने के लिए चाहे वो कोबाल्ट की ज़रूरत हो, चाहे जो लिथियम की ज़रूरत हो, रिचार्जेबल बैटरियाँ बनाने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे तत्व यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर डोमिनेंस है चाइना का। आज के टाइम में अफ्रीकन पीपुल्स, अफ्रीकन वर्कर कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ की सरकारें किस प्रकार से दबाव में आ गई हैं, एनजीओस क्या डिमांड उठा रहे हैं, इसके ऊपर इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चाइना और अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में। पार्टिकुलरली ये जो रिलेशनशिप है दोनों देशों की इकोनॉमी को और पूरे दुनिया के रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। चाइना चाहता है कि अफ्रीका के धरती के अंदर जो सोना है, ना केवल सोना, इसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे, उसकी खुदाई करे और प्रोसेसिंग करके अपने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण करें। इसके अलावा अफ्रीका ये चाहता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए उसको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें करके दे रहा है चाइना। इसलिए दोनों देशों के बीच में सब बातें बढ़िया चली आ रही हैं, पार्टिकुलरली माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अब प्रोटेस्ट चालू हो गया है अफ्रीका के भीतर में। चाइना क्या चाहता है, चाइना क्या कर रहा है, लोग अब अच्छी तरह से समझने लग गए हैं, अफ्रीकन मजदूर लोग। पिछले 20 साल में चाइना ने खुद को अफ्रीका के माइनिंग सेक्टर में एक डोमिनेंट एक्टर के तौर पर स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका में मिनरल्स जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, इनके खनन में, माइनिंग में, खुदाई में चाइना की कंपनियों का दबदबा सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज के टाइम में हालात बदलने के संकेत दिख रहे हैं। मतलब जहां चाइना का दबदबा बिना चैलेंज के था, आज के टाइम में ये मोनोपोली थोड़ी थोड़ी चैलेंज होने लगी है। अब एक नई वेव ऑफ रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है, मतलब विरोध की लहर। क्यों हो रहा विरोध? अफ्रीकन गवर्नमेंट की इंक्रीज्ड स्क्रूटनी, मतलब सरकारें अब चाइनीज़ प्रोजेक्ट को ज़्यादा क्लोजर मॉनिटर करने लग गई हैं। सिविल सोसाइटी एक्टिव हो गई है, जैसे एनजीओ, लोकल कमिटीज़ और एक्टिविस्ट ग्रुप अब माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। ये विरोध चाइना की लंबी समय से चली आ रही डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। पहले लोकल लोग और गवर्नमेंट इतना विरोध नहीं करते थे, लेकिन अब डिमांड बढ़ रही है कि माइनिंग फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लोकल लोगों का भला भी हो। चाइनीज़ कंपनी ने कई बार वादे किए हैं दोस्तों, जैसे कि लोकल वर्कर को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी या फिर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज अब अपने अधिकार के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली आवाज़ उठा रही हैं, खास करके वैल्यू एडिड डेवलपमेंट के लिए। वैल्यू एडिड डेवलपमेंट का मतलब होता है सिर्फ रॉ मटेरियल, जैसे कि खोद करके निकाला गया जो
कच्चा मिनरल है, माल है, इसको एक्सपोर्ट करने की बजाय अफ्रीका में ही उसको प्रोसेस किया जाए। इसके लिए फैक्ट्री हो, रिफाइनिंग प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ताकि लोकल इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा हो। पहले का मॉडल ये हुआ करता था कि चाइना रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट और ऑयल निकालता था और बदले में अफ्रीका में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता था, जैसे कि रोड बनाना है, स्टेडियम बनाना है, पावर प्लांट बनाना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब ये पुराना मॉडल उतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अफ्रीका में डिमांड बढ़ रही है कि एजेंसी, मतलब अपने खुद रिसोर्सेज पर खुद का उसका कंट्रोल हो। सेकंड नंबर में अकाउंटेबिलिटी है। प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी हो। इकोनॉमिक सोवरेनिटी, मतलब आर्थिक फैसलों में बाहरी देशों की डिपेंडेंसी को कम करना। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज अब चाहती हैं कि माइनिंग डील उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करें, ना कि सिर्फ रॉ रिसोर्सेज एक्सपोर्टर बना करके छोड़ दें। अब अफ्रीकन कंट्रीज पैसिव पार्टनर नहीं चाहती हैं। पहले माइनिंग डील में बस वो रॉ मटेरियल देती थी और बदले में दूसरे देशों के फैसले मान लेती थी, लेकिन अब वो एक्टिव और असर्टिव रोल ले रही हैं। अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे रिच रिजर्व्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, वो मिनरल्स जो हाईटेक्स प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से ही दुनिया के 80% कोबाल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस प्रकार का रेयर अर्थ मिनरल्स। कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन के लिए इंडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी तत्व माना जाता है। चाइना इस कोबाल्ट आउटपुट का लगभग 80% कंट्रोल कर रहा है और ये कंट्रोल उसे पुराने एग्रीमेंट के जरिए मिल गए हैं। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है सिनो कोंगोलाइस डेज माइंस, सीको माइंस डील, जिसमें चाइनीज़ कंपनी को माइनिंग राइट्स दिए गए, बदले में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड और बिल्डिंग बनाने का दावा किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोकल कोंगोलाइज लोगों को मिलने वाले बेनिफिट्स इस मिनरल वेल्थ के मुकाबले बहुत कम है। मतलब वेल्थ तो बहुत निकली, लेकिन लोकल लोगों का हिस्सा बहुत छोटा रहा। सिविल सोसाइटी कोएलिशन कोंगो इज नॉट फॉर सेल, CNPAV के अनुसार 2024 में ही चाइनीज़ कंपनी को दिए गए टैक्स एग्जम्पशन की वजह से DRC को $132 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिल जाता है, लेकिन टैक्स में एग्जम्पशन मतलब छूट देने से खजाने में गिरावट आ गई, ट्रेजरी में। इस बड़े आर्थिक नुकसान ने पब्लिक आउटरीच पैदा कर दिया, मतलब जनता में गुस्सा पैदा हो गया है। लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसकी लोग रिव्यू की जांच कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि डील में उनके हितों की रक्षा हुई है कि नहीं हुई है। एक और खतरा ये है कि पेमेंट्स मार्केट प्राइस से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोबाल्ट की ग्लोबल कीमत गिर जाएगी, डाउन टर्न आएगा, तो DRC को बहुत कम या शायद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मतलब इनकम और डेवलपमेंट दोनों ही ग्लोबल मार्केट के मूड पर डिपेंड कर रहे हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिस्क में आ जाती है। जब क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कांगोस गवर्नमेंट को मजबूर होकर के चाइना के साथ अपने जो पुराने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीनेगोशिएट करना पड़ा, पुनः बातचीत करके बदलना पड़ा। ये कदम खासतौर पर कॉपर प्राइसेस में उतार चढ़ाव को देखते हुए उठाया गया, क्योंकि प्राइस गिरने पर कंट्री को नुकसान ज़्यादा होगा। DRC अब अपना हिस्सा एक जॉइंट वेंचर में 32% से बढ़ा करके 70% करना चाहता है। ये जॉइंट वेंचर चाइनीज़ कंपनी सिनो हाइड्रो और चाइना रेलवे ग्रुप के साथ है। ऑनरशिप बढ़ाने का मतलब है DRC को माइनिंग से होने वाला प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग पावर दोनों में ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। पिछले साल यदि आप देखेंगे दोस्तों, कांगो की स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी गेका माइंस ने ओपनली विरोध किया, जिसके बाद ट्रेफिगरा बैक्ड माइनर JMF रिसोर्सेज को चाइना की नोरिन माइनिंग को बेचने की डील कैंसिल कर दी गई। ये इंसिडेंट बताता है कि अब कांगो के अंदर ही स्टेट ओन्ड एंटाइटीज़ भी चाइनीज़ माइनिंग एक्विजिशंस को चैलेंज कर रही हैं। नामीबिया में चाइनीज़ कंपनी जिनफेंग इन्वेस्टमेंट्स पर आरोप है कि उसने अपना लिथियम माइन लगभग $50 मिलियन की ब्राइब देकर हासिल किया। ये करप्शन एलिगेशन माइनिंग सेक्टर में चाइनीज़ फर्म्स की क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। कई सालों से जिनफेंग हज़ारों टन रॉ लिथियम ओर चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़
बनाने का वादा किया गया था वो अब तक बनी नहीं है। साथ ही वर्कर्स ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ हजार्डियस वर्किंग कंडीशन है और सबस्टैंडर्ड हाउसिंग है, मतलब नीचे दर्जे की रहने की व्यवस्था है। 2023 में चाइना के झेजियांग हायो कोबाल्ट ने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए। कहाँ? जिम्बाब्वे में एक लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि अगर मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लागू नहीं किए गए तो इसके ज़्यादातर फ़ायदा चाइना को ही होगा, लोकल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चाइना की माइनिंग डोमिनेंस ने एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न भी पैदा किए हैं। जैसे जिम्बाब्वे के हवांगे नेशनल पार्क में चाइनीज़ फर्म सन्नी यीफेंग ने कोल माइनिंग परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन एनवायरमेंटल अथॉरिटीज़ ने इसको ब्लॉक किया है। शायद इकोसिस्टम डैमेज के खतरे के कारण ऐसा हुआ है। अब जाम्बिया में एक चाइनीज़ आउंड कॉपर माइन से एसिड स्पिल हो गया, रिसाव हो गया, जिससे काफ्यू रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी कंटेमिनेट हो गई। पूरा जाकर के रसायन उसमें फैल गया। काफू रिवर देश की सबसे क्रिटिकल पानी के सोर्सेस में से एक है, तो इसका पॉल्यूशन होना एक बड़ा पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल डिजास्टर बन गया है। इसके अलावा कैमरून में चाइनीज सब्सिडरी सिनो स्टील कैम ऐसे का लोब किरवी आयरन ओर प्रोजेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लोकल एनजीओ कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इकोसिस्टम, पब्लिक हेल्थ और कल्चरल हेरिटेज के लिए खतरा है। कई सारी लोकल कमिटीज मेंबर को लगता है कि ये प्रोजेक्ट फैथ एकम्पाइली, मतलब पहले ही तय हो चुका काम है, इसी की तरह पुश किया गया बिना प्रॉपर कंसल्टेशन, सोच विचार किए, बिना बेनिफिट शेयरिंग के। पूरे अफ्रीका में बीजिंग की जो है पहले अनक्वेश्चन माइनिंग डोमिनेंस हुआ करती थी, ठीक है, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब क्लोजली स्क्रूटनी चल रही है। अफ्रीकन कंट्रीज अब फेयर और ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप की डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ बताता है कि अफ्रीकन गवर्नमेंट अब ज़्यादा असर्टिव हो गई हैं और वो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में पैसिव पार्टनर बन करके नहीं रहना चाहती हैं। हालांकि देखा जाए इसी बीच में स्ट्रेटजिक पॉलिसी चैलेंजेस भी हमको देखने को मिले हैं। 2022 में जिम्बाब्वे ने अनप्रोसेस्ड लिथियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, ताकि इन्वेस्टर को आप मजबूर करो कि वो यहीं पर प्रोसेसिंग करें, यहीं प्लांट लगाएं। 2023 में नामीबिया ने भी अनप्रोसेस्ड लिथियम और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर ही ऐसा एक्सपोर्ट बैन लगाया था। क्यों लगाया जा रहा है? ताकि मिनरल वेल्थ से ज़्यादा वैल्यू यहीं लोकल इकोनॉमी में रिटेन की जाए, ना कि सारा रॉ मटेरियल बाहर भेज करके वैल्यू एडिशन किसी और देश में हो। इस अप्रोच को लोकल बेनिफिकेशन कहते हैं, मतलब मिनरल को यहीं प्रोसेस करो ताकि ज़्यादा जॉब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रेवेन्यू कंट्री के अंदर ही रहे। ऐसी पॉलिसीज़ अब अफ्रीका के कई सारे देशों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिसी बनाना ही काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। ये एक्सपोर्ट में जो बैन है तभी असरदार होगा जब इनके साथ ब्रॉडर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी हो, जो सुनिश्चित करे कि लोकल पॉपुलेशन प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिवली हिस्सा ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो खतरा है कि एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बस बदल जाएगा। मतलब पहले रॉ मटेरियल सीधे बाहर जा रहा था, अब शायद प्रोसेसिंग यही होगी, लेकिन प्रॉफिट और कंट्रोल फिर भी बाहर वालों को ही मिलेगा। अफ्रीकन लीडर्स की जिम्मेदारी है कि डोमेस्टिक प्रोसेसिंग में, ठीक है, सच में फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आए, मतलब जॉब हो, टेक्नोलॉजी मिले, स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री ग्रोथ हो, और ये सिर्फ एलाइट कैप्चर, मतलब कुछ पावरफुल लोग और कंपनियों के कंट्रोल में ही ना हो, ये नया फेज ना बन जाए। आज भी चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा माइनिंग पार्टनर है, लेकिन उसकी डोमिनेंस अब गारंटी वाली नहीं है। अब एक क्लियर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अफ्रीकन नेशंस अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर सोवरनिटी को फिर से एसर्ट कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आज के टाइम में ओपेक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अस्पष्ट माइनिंग डील को चैलेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को इन्फोर्स कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन यही होना चाहिए, इसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो अफ्रीकन कंट्रीज़ ग्लोबल माइनिंग सप्लाई चेन को रीशेप कर देगी। वो सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर नहीं बनेगी, बल्कि इमर्जिंग ग्रीन इकोनॉमी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, बैटरी टेक में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखेगी अपनी। ये बदलाव चाइना की लंबे समय से चली आ रही डोमिनेंस के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अब उसके मोनोपोली कंट्रोल को चैलेंज करने वाले कई अफ्रीकन रिफॉर्म सामने आ रहे हैं।